अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मिराज अहमद है और इको क्लासेस में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन और सिंपल रिग्रेशन फंक्शन के हवाले से है, जिसे हम पीआरएफ और एसआरएफ से भी जान सकते हैं। सबसे पहले हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को समझेंगे, इसके बाद हम सिंपल रिग्रेशन फंक्शन की तरफ जाएंगे और एंड में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन यानी कि पीआरएफ है, वो एवरेज वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करती है। यानी कि y जो है अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो ये x वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है वो y की एवरेज वेरिएशन को यानी कि एवरेज चेंजेस को मेजर करती है विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि अगर x चेंज हो रहा है तो y की एवरेज वैल्यूज़ किस तरह से चेंज हो रही हैं, तो उन चेंजेस को पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है वो मेजर करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स। यानी कि वाई की वो वैल्यूज़, वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो एक्स के ऊपर कंडीशन है, तो उनको हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन से मेजर करते हैं। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को देख सकते हैं, जहाँ पर जो वाई वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एक्स वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और एक्स वेरिएबल वीकली इनकम ऑफ इंडिविजुअल फैमिली है और जो वाई वेरिएबल है वो वीकली कंजप्शन ऑफ इंडिविजुअल फैमिली है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 60 फैमिलीज़ हैं जिनके वीकली इनकम और वीकली कंजप्शन को हमने लिया है। तो यहाँ पर हम सेम इनकम लेवल पर डिफरेंट वीकली कंजप्शन देख सकते हैं। यानी कि सेम इनकम लेवल यानी कि $80 पर हम $55, 60, $65, 70 एंड $75 कंज्यूम कर रहे हैं। जो ये डिफरेंस है कंजप्शन में वो स्टोकेस्टिक एरर टर्म की वजह से है। यानी कि वाई की या फिर कंजप्शन की वो वैल्यूज़ जो एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती या फिर इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। या फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो 55 और 75 के अंदर जो डिफरेंस है वो अदर फैक्टर्स से हो सकती है। यानी कि जो साइज़ ऑफ द फैमिली है या फिर रिलीजियस या फिर कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं कि ये डिफरेंट क्रिएट हो रही है। तो इन सारे इनकम लेवल्स पर हम ये देख सकते हैं जो कंजप्शन है वीकली वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है वो एवरेज वेरिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को मेजर करती है। यानी कि वाई की जो एवरेज वैल्यूज़ हैं वो एक्स के चेंज होने के साथ साथ किस तरह से चेंज होती हैं। तो एवरेज वेरिएशन ऑफ वाई यानी कि एवरेज वेरिएशन ऑफ कंजप्शन को जानने के लिए सबसे पहले तो कंजप्शन की टोटल वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो 55, 60, 65, 70 एंड 75 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलता है 3 to 5। इसी तरह से जो सारी फैमिलीज़ हैं यानी कि हर एक इनकम लेवल पर जो फैमिलीज़ अवेलेबल हैं, यहाँ पर 5 फैमिलीज़ हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 फैमिलीज़ हैं। तो उन फैमिलीज़ की जो कंजप्शन है उनको हम प्लस करेंगे यानी कि सम करेंगे, तो हमें ये टोटल अमाउंट्स रिसीव होते हैं। यानी कि 3 to 5 से लेकर 1 to 15 तक जो टोटल अमाउंट है वो रिसीव होती है। यहाँ पर ये जो टोटल अमाउंट हमारे पास रिसीव हुई है तो इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल फैमिलीज़ के साथ। तो यहाँ पर जो 80 के इनकम लेवल पर हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स फैमिलीज़ हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 5 इंडिविजुअल फैमिलीज़ हैं 80 इनकम लेवल पर। तो यहाँ पर हम 3 to 5 को यानी कि 325 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो हमें रिसीव होगा 65। ये जो 65 है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कंडीशनल ऑन x। यानी कि y की वैल्यूज़ जो कंडीशन है x के ऊपर। तो इसी तरह से हम सारे वैल्यूज़ को इसी तरह से डिवाइड करेंगे। यानी कि जो 462 है यानी कि 462 है उसको हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल फैमिलीज़ हैं वो 6 हैं। इसी तरह जब हम लास्ट में आएंगे तो हमें मिलेगा 1211। तो इस 1211 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल फैमिलीज़ हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 260 इनकम लेवल पर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल फैमिलीज़ हैं वो 7 हैं। तो इसीलिए तो 1211 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स रिसीव होगी वह है 173 यानी कि 173। तो ये जो ओवरऑल वैल्यूज़ हैं वो हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स, यानी कि वाई की वैल्यूज़ जो एक्स के ऊपर कंडीशन हैं या फिर गिवन हैं। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन जो है वो इन्हीं चीज़ों को मेजर करती है।
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स को मेजर करने के बाद यानी कि यहाँ पर 65 से लेकर 173 तक जो वैल्यूज़ हमें रिसीव हुई हैं वो एवरेज वेरिएशन ऑफ वाई को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके वीकली कंजप्शन की एवरेज वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि किस तरह से जो वाई है या फिर वीकली कंजप्शन है वेरिएट कर रहा है, उसकी जो मीन वैल्यूज़ हैं या फिर एवरेज वैल्यू हैं वो वेरिएट कर रही हैं या फिर चेंज हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि x जब 80 है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कंडीशनल x जो है 65 है। तो इसी तरह जब x वेरिएट कर रहा है यानी कि 80 से लेकर वो 260 तक जा रहा है तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कंडीशनल ऑन x जो है वो भी 65 से 173 तक जा रहा है। यानी कि जिस तरह हम इनकम को इंक्रीज़ कर रहे हैं जो एवरेज वेरिएशन है y में वो भी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि एवरेज जो वैल्यूज़ हैं y की वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम और कंजप्शन के दरमियान। तो बेसिकली पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन जो है वो एवरेज वेरिएशन एन वाई या फिर हम कहें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इन्हीं वैल्यूज़ को हम ग्राफ के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस में हमने वाई को लिया है यानी कि वीकली कंजप्शन को लिया है, और एक्स एक्सिस में एक्स यानी कि वीकली इनकम को लिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वीकली इनकम है वो 80 से 260 तक है, और जब हम 80 से 260 तक जाएंगे यानी कि जो वीकली इनकम है उसको इंक्रीज़ करेंगे 80 से 260 तक जाएंगे, जो कंजप्शन लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि जो एवरेज वेरिएशन इन वाई है या फिर हम कहें वीकली कंजप्शन है वो भी इंक्रीज़ हो रही है कि ये डॉट आप जो देख रहे हैं ये लाइन वो एवरेज वेरिएशन इन वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि जितना हम एक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं वाई की जो एवरेज वैल्यूज़ हैं वो भी इसी तरह से वेरिएट कर रही हैं या फिर इंक्रीज़ हो रही हैं। और ये जो स्मॉल डॉट्स हैं ये आप देख रहे हैं ये एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई हैं, यानी कि 80 के इनकम लेवल पर, यानी कि जो वीकली इनकम 80 है तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने पॉपुलेशन थे, इंडिविजुअल फैमिलीज़ थे 5 थी, 1 2 3 4 5। ये जो डॉट स्मॉल डॉट्स आप देख रहे हैं इन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 जो इंडिविजुअल फैमिलीज़ थे उनकी जो कंजप्शन लेवल है वो ये है। यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो जितनी भी स्मॉल डॉट्स हैं वो ओवरऑल पॉपुलेशन या फिर इंडिविजुअल फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये जो लाइन है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर एवरेज वेरिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम पी आर एफ यानी कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन से जानते हैं। तो इन चीज़ों के अलावा कुछ और सिंपल कंसेप्ट हैं वो भी हमें समझने चाहिए। जहाँ पर हमने यहाँ कैलकुलेट किया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स, यानी यहाँ पर हमने कंडीशनल वैल्यू ऑफ वाई को मेजर किया था या फिर कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशन ऑन एक्स को मेजर किया था। और एक और कंसेप्ट है जिसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कहते हैं या फिर अनकंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कहते हैं, यानी कि वाई की जो वैल्यूज़ हैं या फिर जो वीकली कंजप्शन की जो वैल्यू है वो अनकंडीशन है एक्स के ऊपर, यानी कि हम यहाँ पर इनकम को कंसीडर नहीं कर रहे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो 121.20 होगी। यहाँ पर हम 60 फैमिलीज़ की वैल्यूज़ को यानी कि जो कंजप्शन की वैल्यूज़ हैं उनको सम करेंगे, यानी कि जो ओवरऑल ये कंजप्शन की वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साथ सम करेंगे यानी कि प्लस करेंगे। तो उसको हम डिवाइड करेंगे 60 के साथ, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल फैमिलीज़ हैं वो 60 हैं। तो 7272 को जब हम डिवाइड करेंगे 60 के साथ तो हमारे पास जो अमाउंट होगी वो है 121020, यानी कि 121.20 होगी। तो ये जो वैल्यूज़ है वो है अनकंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है। यानी कि अगर हम अज्यूम करें कि 60 फैमिलीज़ के अलावा कोई और फैमिली इस सोसाइटी में एंटर करती है तो उसकी जो एक्सपेक्टेड कंजप्शन होगी, जो उसकी एक्सपेक्टेड जो वीकली कंजप्शन होगी है वो है $121.20। तो ये है अनकंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू। और जो दूसरा है जिसको हमने मेजर किया है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स, यानी कि वाई की वैल्यूज़ जो एक्स के ऊपर कंडीशन है तो वो इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई, यानी कि जो बीटा 1 और बीटा 2 हैं वो अननोन पैरामीटर्स हैं, यानी कि जो अननोन कोफिशेंट्स हैं जिसे हम रेग्रेशन कोफिशेंट के नाम से भी जानते हैं, जो अननोन हैं। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो
अवेलेबल नहीं हैं, तो इन पैरामीटर्स को अननोन पैरामीटर्स कहते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स है वो इक्वल टू बीटा वन बीटा टू एंड एक्स आई के बराबर है। और जो ये बीटा हैं इसे हम इंटरसेप्ट और स्लोप कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो थर्ड में हमारे पास है वाई आई यानी कि एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ जो कंजप्शन है वो है, तो वो किसके बराबर होता है, वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स प्लस एरर टर्म। यानी कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसको हम प्लस करेंगे एरर टर्म के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो कहलाएंगी एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये जो स्मॉल डॉट्स हैं वो एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि वाई आई को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये इनके दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि ये इस डॉट और इस लाइन के दरमियान जो डिफरेंस है, तो उसको हम एरर टर्म कहेंगे, यानी कि स्टोकेस्टिक एरर टर्म कह सकते हैं। तो जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स को प्लस करेंगे एरर टर्म या फिर स्टोकेस्टिक एरर टर्म के साथ, तो हमें एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई मिलेंगे। और जो स्टोकेस्टिक एरर टर्म है वो इक्वल टू वाई आई यानी कि एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स के बराबर है। क्योंकि जब एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई के अंदर से जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई को जो कंडीशन है एक्स के ऊपर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एरर टर्म या फिर स्टोकेस्टिक एरर टर्म। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, जहाँ पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ वाई हैं या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स है वो है 65, ठीक है। ये जो यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशन ऑन एक्स है वो 65 है। और जो वाई आई है फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं 55। तो जब हम 55 में से 65 को माइनस करेंगे तो जो आंसर होगा वो होगा -10, यानी कि जो एरर टर्म है वो है वाई हाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स, यानी कि वाई आई को जब हम माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स से, तो आंसर होगा -10, यानी कि जो एरर टर्म की वैल्यू होगी वो -10 होगी। इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि ये जो स्मॉल डॉट्स हैं वो एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई हैं या फिर वाई आई कहलाती हैं, और ये जो लाइन के ऊपर डॉट आ रही हैं वो हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स। तो एरर टर्म क्या है, एरर टर्म है वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स, यानी कि इन डॉट्स और ये लाइन के दरमियान जो डिफरेंस है, क्योंकि ये जो डॉट है और ये जो लाइन है इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो एरर टर्म या फिर स्टोकेस्टिक एरर टर्म कहलाती है। और जो वाई आई है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स प्लस एरर टर्म। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये लाइन है और ये जो डिफरेंस है वो एरर टर्म है या फिर स्टोकेस्टिक एरर टर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई अवेलेबल होंगी। तो इन दोनों को हम ग्राफ के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म कंडीशनल ऑन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म कंडीशनल ऑन एक्स इक्वल टू 0 है। ये कि ये जो एरर टर्म की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी एक्स के ऊपर जब इसको हम कंडीशन करेंगे तो 0 के बराबर होगी। तो वो किस तरह से 0 होगी, या इसको हम ऑयलेस अजम्पशन के अंदर भी देख सकते हैं कि जहाँ पर हमें 0 कंडीशनल मीन देखने को मिलती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म कंडीशनल ऑन एक्स इज 0। तो ये किस तरह से 0 हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने y की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेजर की थी हमने किस तरह से मेजर की, जब हमने y की इन वैल्यूज़ को प्लस किया तो इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज़ के साथ, तो हमें क्या मिला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कंडीशनल ऑन x। तो इसी तरह से हम एरर टर्म की एक्सपेक्टेड वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना था कि जो एरर टर्म है वो किसके बराबर है, वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कंडीशनल ऑन x, यानी कि यहाँ पर जो वाई आई अवेलेबल हैं यानी कि 55, 60, 65, 70 एंड 75, ये क्या है, वाई आई या फिर एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई हैं। तो ये जो है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स। जब हम इन एक्चुअल वैल्यूज़ को एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्टोकेस्टिक एरर टर्म मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम इनको माइनस कर लेंगे तो 55 माइनस 65 इज इक्वल टू -10, यहाँ पर होगा -5, ये इक्वल 0 +5 एंड +10। तो यहाँ पर हमें +15 मिलता है और यहाँ पर -15 मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जब माइनस एंड +15 जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0।
तो अब जब हम 0 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म कंडीशनल ऑन x होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव 15 आ रहा है और यहाँ पर हमें नेगेटिव 15 या फिर -15 मिल रहा है। तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो 0 को जब हम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल फैमिलीज़ के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म है या फिर स्टोकेस्टिक एरर टर्म है कंडीशनल ऑन x इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 80 के इनकम लेवल पर जो एरर टर्म है उसको मेजर करके उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म कंडीशनल ऑन x की वैल्यूज़ फाइंड की, जो 0 आया था। तो इसी तरह से आप किसी भी इनकम लेवल के ऊपर इसी तरह से एरर टर्म को मेजर कर सकते हैं और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म कंडीशनल ऑन x को मेजर कर सकते हैं और वो इक्वल टू 0 ही आएगा। यानी कि किसी भी इनकम लेवल पर जो कंजप्शन को आप मेजर करेंगे और उसकी एरर टर्म को यानी कि फाइंड करेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म कंडीशनल ऑन x को यानी कि कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू 0 ही आएगा। और यहाँ पर ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो एरर टर्म है यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एरर टर्म आपको मिलेंगे और कुछ नेगेटिव एरर टर्म मिलेंगे। तो जब हम इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर टर्म्स को यानी कि प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास 0 आएगा। यानी कि इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म है एंड कंडीशनल ऑन x है वो इक्वल टू 0 है। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को समझने के बाद अब हम चलते हैं SRF यानी कि सिंपल रिग्रेशन फंक्शन की तरफ। बेसिकली सिंपल रिग्रेशन फंक्शन का मेन पर्पस यही है कि जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स थे वो अननोन थे, यानी कि बीटा 1 बीटा 2 जो पैरामीटर्स थे वो अननोन थे। तो सिंपल रिग्रेशन फंक्शन में इन अननोन पैरामीटर्स को हम एस्टिमेट करते हैं और वहाँ पर जब हमने y की वैल्यूज़ को मेजर किया था वहाँ पर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y थी कंडीशन ऑन x के ऊपर, यानी कि y की जो वैल्यूज़ हमें मिली थी वो एक्सपेक्टेड थी, एस्टिमेटेड नहीं थी। तो यहाँ पर हम पहले पैरामीटर्स को यानी कि एस्टिमेट करेंगे, तो उसके बाद जो हमारे पास y की वैल्यूज़ आएंगी वो एस्टिमेटेड होंगी, एक्सपेक्टेड नहीं होंगी। तो सिंपल रिग्रेशन फंक्शन को रन करने के लिए तो सबसे पहला स्टेप है वो है सिंपलिंग, यानी कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के अंदर हमारे पास टोटल 60 फैमिलीज़ थी जिनकी वीकली इनकम एंड वीकली कंजप्शन के डेटास अवेलेबल थे। तो सिंपल रिग्रेशन फंक्शन के अंदर हम 60 फैमिलीज़ के इनकम एंड कंजप्शन को नहीं ले सकते, इसीलिए हमें सिंपलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सिंपल्स हैं, यानी कि एक ये सिंपलिंग है और दूसरा ये है। तो सिंपलिंग का तरीका ये है कि जब 80 के इनकम लेवल पर हमारे पास टोटल 5 फैमिलीज़ थी जिनकी कंजप्शन के डेटाज अवेलेबल थे, तो उन 5 फैमिली से सिर्फ हम एक फैमिली को ही ले सकते हैं। और जहाँ पर 260 पर हमारे पास टोटल 7 फैमिलीज़ थी जिनकी कंजप्शन के जो डेटा थे अवेलेबल थे, तो हम 7 यानी कि जो इंडिविजुअल फैमिलीज़ थी उनके कंजप्शन को नहीं ले सकते, सिर्फ हम एक यानी कि 150 के कंजप्शन को ही लेते हैं। तो इसी तरह से हम इन सारे इनकम लेवल पर सिर्फ एक एक ही कंजप्शन के जो डेटा हैं उनको ले सकते हैं। तो ये तरीका होता है सिंपलिंग का। तो आप किसी भी तरीके से यानी कि रैंडम सिंपलिंग कर सकते हैं। और ये दूसरा है इसी तरह से 80 के लेवल पर 55 यानी कि कंजप्शन को ले रहे हैं। तो ये तरीके हैं सिंपलिंग के कि आप ओवरऑल पॉपुलेशन को नहीं ले सकते सिंपल रिग्रेशन फंक्शन के अंदर, तो आपको क्या करना है, सिंपलिंग करनी होगी। तो सिंपलिंग के दौरान आपको एक चीज़ का ही ख्याल रखना होगा कि आपकी जो सिंपल है, यानी कि यहाँ पर आपने 80 के साथ 55 को सिलेक्ट किया है और 260 के साथ 175 को ही सिलेक्ट किया है, तो आपको एक चीज़ का ही ख्याल रखना होगा कि जब आप सैम्पलिंग कर रहे हैं तो आपकी जो सिंपल है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करे उस पॉपुलेशन को, यानी कि जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के अंदर जो हमने रिग्रेशन रन किया था उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करे। तो वो किस तरह से बेस्ट रिप्रेजेंट करता है उसको हम ये यहाँ से जान सकते हैं कि जो हमारी एस्टिमेटेड बीटाज़ होंगी, यानी कि बीटा 2 एंड बीटा 1 है, जब हम इनको इस सिंपल से कैलकुलेट करेंगे या फिर एस्टिमेट करेंगे, तो ये जो एस्टिमेटेड बीटाज़ हैं वो इक्वल टू एक्चुअल या फिर हम कहें कि ट्रू बीटाज़ के बराबर हों, तब जाकर हम कहेंगे कि जो हमारी सिंपल है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है हमारी पॉपुलेशन को। तो जब हम इन वैल्यूज़ को लेंगे, यानी कि किसी भी सिंपल को लेकर रिग्रेशन रन करेंगे, तो रिग्रेशन रन करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज भी हैं, यानी कि थ्रू हैंड में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं, यानी कि स्टेटा हो या फिर ईव्यूज़ वगैरह हैं, तो उनके ज़रिए भी हम रिग्रेशन को रन कर सकते हैं। और जहाँ पर हम एक्स एंड वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है या फिर रिग्रेशन है उसको रन करते हैं तो हमारे पास ये लाइन अवेलेबल होती है। और जो इक्वेशन है वो ये है कि एस्टिमेटेड वाई आई इज़ इक्वल टू एस्टिमेटेड बीटा 1 या कि बीटा हेट प्लस बीटा 2 एस्टिमेटेड एक्स आई। तो ये जो इक्वेशन है ये एस्टिमेटेड है और ये सिंपल रिग्रेशन फंक्शन की है।
तो इस इक्वेशन को जब हम लाइन में या फिर ग्राफ में ड्रा करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का कुछ लाइन बनेगा। ये जो लाइन है वो सिंपल रिग्रेशन फंक्शन की लाइन है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं वो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की लाइन है, जिसे हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। तो इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस क्यों है, यानी कि यहाँ पर तो ग्रेटर है और यहाँ पर जो सिंपल रिग्रेशन फंक्शन है या फिर जो लाइन है वो लेस है, तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है कि जो सैम्पलिंग हमने की है वो एग्जैक्ट हमारी जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, एक डिफरेंस क्रिएट हो रही है। तो जितना ज़्यादा जो हमारी सैम्पलिंग है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करती है हमारी जो पॉपुलेशन को, तो ये लाइन जो है वो इतना ज़्यादा करीब तर होता रहता है। तो यहाँ ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं y की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। इस वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं कि ये y आई है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ y है, और ये जो सेकेंड यानी कि लाइन है वो है y8, जिसे हम एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y कहते हैं, जिसे हमने सिंपल रिग्रेशन फंक्शन के ज़रिए एस्टिमेट किया था। और ये तीसरा जो वैल्यू है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कंडीशनल ऑन x है, यानी कि जिसे हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के ज़रिए एस्टिमेट किया था। तो ये y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं यानी कि वाई आई और जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स, यानी कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम स्टोकेस्टिक एरर टर्म कहते हैं, और जो वाई आई और वाई हेड के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम रेजिडुअल टर्म कहते हैं जो एस्टिमेटेड है। तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन और सिंपल रिग्रेशन फंक्शन के कुछ इक्वेशंस के दरमियान के डिफरेंस को भी समझेंगे कि उनके दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x1। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की जो इक्वेशन होगी वो एवरेज वेरिएशन ऑफ वाई अराउंड दी एक्स आई, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को ले रहे हैं, और यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं बीटा 1 एंड बीटा 2 जो इंटरसेप्ट एंड स्लोप को रिप्रेजेंट करती हैं वो अननोन हैं। और जहाँ पर हम सिंपल रिग्रेशन फंक्शन की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर एस्टिमेटेड वाई इज इक्वल टू बीटा 1 एस्टिमेटेड बीटा 2 एस्टिमेटेड एक्स आई, यानी यहाँ पर जो वाई आई है वो एस्टिमेटेड है, यानी कि एस्टिमेट हो चुकी है, और यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं यानी कि जो इंटरसेप्ट है एंड स्लोप है वो भी एस्टिमेट हो चुके हैं, यानी कि अननोन नहीं है, यहाँ पर हमने एस्टिमेट कर लिया है। यानी कि सिंपल रिग्रेशन फंक्शन में ये जो पैरामीटर्स हैं और ये जो वाई की वैल्यूज़ हैं वो एस्टिमेटेड हैं, और यहाँ पर जो वाई की वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड नहीं है, और जो पैरामीटर्स हैं वो अननोन हैं। तो सेकंड जो इक्वेशन है वो है एक्चुअल वाई की इक्वेशन, जहाँ पर जो एक्चुअल वाई है वो इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स इज इक्वल टू स्टोकेस्टिक एरर टर्म, यानी कि इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई अवेलेबल होंगी। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर ग्राफ से भी देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स ये वैल्यू है, और जो एरर टर्म है या कि स्टोकेस्टिक एरर टर्म है वो इस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स और जो स्टोकेस्टिक एरर टर्म है, जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई। और जहाँ पर हम सिंपल रिग्रेशन फंक्शन की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर वाई आई इज इक्वल टू वाई आई एस्टिमेटेड प्लस रेजिडुअल टर्म। तो यहाँ पर जो वाई आई है इसको हम ग्राफ के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो डॉट है ये वाई हेड को रिप्रेजेंट करती है, फिर वाई एस्टिमेटेड प्लस ये जो डिफरेंस है वो रेजिडुअल को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि यहाँ पर रेजिडुअल्स और जो एस्टिमेटेड वाई है इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ वाई मिल जाएंगी। और जो यहाँ पर स्टोकेस्टिक एरर टर्म है यानी कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के अंदर जो स्टोकेस्टिक एरर टर्म है वो इक्वल टू वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स है। यहाँ पर जो इस स्टोकेस्टिक एरर टर्म है उसको हम ग्राफ के जरिए इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वाई आई और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स के दरमियान जो डिफरेंस होगी वो स्टोकेस्टिक एरर टर्म कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो है ये वाई आई है, और ये जो डॉट है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल ऑन एक्स है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो स्टोकेस्टिक एरर टर्म कहलाती है, यानी कि वाई की या फिर कंजप्शन की वो वैल्यूज़ जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसी को जब हम सिंपल रिग्रेशन फंक्शन के अंदर देखेंगे तो वो ये है कि रेजिडुअल इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई आई एस्टिमेटेड या वाई आई हेट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्राफ के अंदर के ये जो पॉइंट है यानी कि सिंपल रिग्रेशन फंक्शन के ऊपर ये जो पॉइंट है वो है एस्टिमेटेड वाई, और ये जो पॉइंट है वो वाई आई है, और इन दोनों के जो दरमियान डिफरेंस है वो रेजिडुअल टर्म कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।